हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान और छोटों के प्यार के साथ आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सबका आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में स्वागत है। जब तक आपकी एग्जाम हो न जाए यूपीएससी, तब तक ये चैनल आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। गणेश जी का नाम लेके श्री गणेशाय नमः। और आज का ये 2014 का 11 जनवरी 2015 का ये जो है पेपर है सेकेंड शिफ्ट का, इसको देखते हैं। लगभग हमने सभी इसको हमने साल भर हल करा लिया, कुछ बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद टेस्ट और क्लासेस भी चलने लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, ये कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर। तो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ये आप जानते होंगे पृथ्वी और इनकी रेखाओं के विषय में मालूम होगा आपको। तो ये 0 अंश पे कौन सी भूमध्य रेखा, ठीक है, या इसी को विषुवतीय रेखा कहते हैं। 23.5 अंश पे कर्क रेखा, थोड़ा इसको और पतला कर लेते हैं एक मिनट। ठीक है, ये कर्क रेखा और 23.5 अंश पे दक्षिण की ओर ये मकर रेखा और 66.5 अंश उत्तर की ओर ये आर्कटिक रेखा, ठीक है, और 66.5 अंश दक्षिण ध्रुव की ओर अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कन्याकुमारी। अब भारत है कहाँ? भारत यहाँ कर्क रेखा पे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटता होगा, आप जानते होंगे। यानी भारत की स्थिति ये है और भारत का मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या आंसर लगाएंगे? कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये इंदिरा पॉइंट लगाइएगा। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल। यहाँ बात करते हैं कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी यहाँ है। अब प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर, यानी कर्क रेखा है, कर्क रेखा का उत्तर ये नहीं होगा। अच्छा, दिशा के विषय में बताया गया था कि आप जिस दिशा में होंगे, आपके ऊपर वाला हमेशा उत्तर होगा और दाहिने वाला हमेशा ईस्ट होगा, पूरब होगा। ठीक है, ये 2 दिशा याद करिएगा, बाकी उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा आपका। यानी ये कह रहा है कर्क रेखा के उत्तर, यानी कर्क रेखा के उत्तर ये नहीं होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के दक्षिण, यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मकर रेखा के दक्षिण, यानी मकर रेखा के दक्षिण ये हो सकता है। लेकिन अब देखिएगा भूमध्य रेखा के उत्तर, यानी इस भूमध्य रेखा के उत्तर, ये आंसर ज्यादा सुटेबल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये घ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इसको सुमेलित करना है। देखिए कुछ प्रश्न ये लोग ऐसे पूछते हैं ना, जब जिस प्रश्न का कठिनाई स्तर बहुत ही कठिन लगे, देखते ही बिल्कुल कठिन लगे, तो समझ जाइए वो प्रश्न बिल्कुल आसान होगा। प्रश्न समिति जब प्रश्नों को बनाती है तो जब जिस प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ा देती है, उसमें ऑप्शन में उसने छोड़ देती है। जैसे ऐसे देखा जाए, ये शायद ही किसी को इतना याद हो कि कितनी खगोलीय दूरी किसका है। और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची 1 से 2 को मिलाइए और नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। ग्रह का नाम, सूर्य से दूरी, जैसे आप जानते होंगे सूर्य के बगल में कौन सा है? बुध, फिर क्या है? मंगल, फिर क्या है? सॉरी, सूर्य, उसके बाद जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो यानी सूर्य के बगल में कौन सा है? बुध है, यानी बुध की दूरी इसमें देखेंगे सबसे कम है। बुध की दूरी सबसे कम कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये पॉइंट 4 वाला सबसे कम आ रहा है। यानी यहाँ देखेंगे ए वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही में दिया है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर ये सही नहीं होता फिर दूसरा मिलाते हैं दूरी के अनुसार, यानी क्रम आपको याद करना पड़ेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये याद करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भारतीय संविधान पे आखिरी साइन, ठीक है, ये कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किसने गाया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया। किस किताब से लिखा गया था? तो आनंद मठ किताब से लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा,
इतना आपके एग्जाम में इनफ है, ठीक है। बहुत कठिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा जीएस, घबराइएगा नहीं। जिनको जीएस से डर लगता है मेरे क्लास से यूट्यूब से चिपक जाइए, ठीक है। ये फ्री क्लासेज है, इससे कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है, मेरे क्लासेस आ रहे हैं, आप उसको देखते रहिए। कुछ चीज़ आप परचेज करेंगे तब लगता है, ऐसे तो कोई यूट्यूब को लगता नहीं है। और सभी क्लासेस का एफोर्ट से अच्छी कॉपी में नोट्स बनाइए, निश्चित ही आपकी परीक्षा में वो काम आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है? ये देखिए क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा। संवैधानिक सुधार अधिनियम, जब भारतीय संविधान पढ़ाया जाएगा उसमें देखिएगा, यानी ये का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब उसकी आय कम हो, खर्च अधिक हो, तो इसे एक इकोनॉमिक्स में शब्द दिया जाता है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और 6 क्या है? भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये सब याद रखिए प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न थे जो कुछ लोग का आंसर आ रहा होगा राजेंद्र प्रसाद, कुछ लोग का सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, देखिएगा सबसे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय सभागार में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और अस्थायी अध्यक्ष की या प्रीटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर भी अस्थायी ये आप डिटेल पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष तो यही हुए, इसलिए इस हिसाब से आंसर ये होगा, ठीक है। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष या प्रीटेम स्पीकर बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बात की बात है, ये आपका आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सबको मालूम होगा 315 इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, 316 में इनकी नियुक्ति और पदोन्नति के विषय में वर्णन है, और उसके बाद 317 में जो है इनको इसे निलंबित किया जाए इसका वर्णन है, और 320 में इनके कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। संसद में सरकारी विधेयक का क्या अर्थ होता है? देखिए, विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है, कानून कैसे बनता है? जब लोकसभा को किसी प्रस्ताव पे लोकसभा के लोग सिग्नेचर करते हैं, राज्यसभा के सदस्य सिग्नेचर करते हैं, और लास्ट में उस पर जब राष्ट्रपति साइन कर दे तो ये जो है कानून बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को ही एक्ट कहा जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो प्रोसेस चलने के दौरान इसे विधेयक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये पास हो जाता है तब ये अधिनियम कहलाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि विधेयक की संख्या अधिक होती है, अधिनियम की संख्या कम होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात क्या कर रहा है कि संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सरकारी विधेयक का मतलब ये होता है कि जिनकी पार्टी हो और उनके मंत्री अगर कोई विधेयक पेश करे तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। लेकिन कोई संसद का सदस्य अगर विधेयक पेश करे तो उसे गैर सरकारी कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन खोजा जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा? इस चारों में से सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? 1970 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 1931 में अधिवेशन होता है कराची में, तो उस समय अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और वही मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पास होते हैं, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में षोडशी समिति की सिफारिश पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय जो है मूल कर्तव्यों की संख्या एक बढ़ा दी जाती है, और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री होते हैं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको उससे जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना राज्य के विषय में आप जानते होंगे। आंध्र प्रदेश राज्य से 2 जून 2014 को एक राज्य अलग किया गया जिसका नाम पड़ा तेलंगाना, और उस समय दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी, और 10 वर्षों का कोर्ट ने समय दिया था। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती बना दी, जिसे नया सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री याद रखिएगा के चंद्रशेखर राव हैं और वर्तमान में भी इसके जो है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। जैसे वर्तमान में यानी 2022 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया था? तो स्वीडन ने किया था। और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की बात 1972 में किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जब एग्जाम यानी 2015 के समय एक मुद्दा बना हुआ था, आप ये इस चीज को ओपन प्लेटफॉर्म से कहना ठीक नहीं है कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्री के डिग्री को लेकर इनकी, आपको याद भी होगा, इनकी शिक्षा को लेकर ये मैटर बना हुआ था। तो ऐसे ऑप्शन के लिए आप क्या करेंगे कि इनका आंसर किसे लगा देंगे? इससे लगा देंगे। ठीक है, यानी डी का दो सिर्फ एक में है, ये बी लगा देंगे। अभी तत्कालिक इसकी एक चूंकि करंट का प्रश्न है, इससे तत्कालिक इससे जोड़ते हैं। आप जानते होंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया तो किसके समय रखा गया? तो उस समय मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है रमेश पोखरियाल के हाथ में था, यानी प्रथम शिक्षा मंत्री भी रमेश पोखरियाल लोग हैं इस समय। ठीक है, यानी कभी इस मानव विकास संस्थान का नाम जो है 1985 में शिक्षा मंत्रालय था, तो कांग्रेस सरकार ने इसको मानव विकास संसाधन मंत्रालय कर दिया था। अब ये वर्तमान गवर्नमेंट ने इसका नाम दोबारा जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे इसमें अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो अमित शाह होंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण होंगी और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? खेल से बिल्कुल आपको रटे रहना, ये सब किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मैक्सिमम लोग आंसर लगाएंगे पीटी उषा। गलत आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा कमलजीत संधू। ठीक है, कौन होंगे? कमलजीत संधू। के मल्लेश्वरी के विषय में जानते होंगे, कर्णम मल्लेश्वरी, ये कौन है? यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब उसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसकी राशि भी 25 लाख रुपए हो गई है और जो है पिछले वर्ष 15 लोग को दिया गया, 12 लोग को दिया गया। आप देखिए इस बार शरद अंचल जी को दिया गया और 1 लोग को दिया गया। और याद रखिएगा, पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी तो विश्वनाथ आनंद पाए थे शतरंज के खेल में, लेकिन प्रथम महिला किसे दिया गया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया, भारोत्तोलन के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, पीटी उषा जो है धावक है, आप जानते होंगे, केरल से संबंधित हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रश्न देखिएगा करंट से हम लोग जोड़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर एक कोड हम बता दें आपको। देखिए ये राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, तो राष्ट्रमंडल खेल का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो हमेशा जो है ऑस्ट्रेलिया अधिक लाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया अधिक लाएगा तो इसमें, उसके बाद इंग्लैंड, कनाडा और भारत। तो ये डाटा हम लोग छोड़ दिया जाए, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, नया डाटा बात करते हैं। अभी ग्लासगो, अभी आप जानते होंगे बर्मिंघम में ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कितना 178 पदक जीता। ठीक है, और इंग्लैंड में 176 जीता इंग्लैंड ने, कनाडा ने 92 जीता। ठीक है, और भारत ने 61 जीता। ये डाटा आप याद रखिएगा, अभी हाल में ये इसी वर्ष हुए हैं, तो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, उस हिसाब से जो क्रम होगा आप बना लीजिएगा और खेल से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाँ, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय में समझने पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है, ये तो बिल्कुल नहीं होना है इसको। और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है, ये हो सकता है। अब 2 ही ऑप्शन दिया है तो ये हो सकता है और ये ज्यादा आसान लग रहा है, यानी ए और डी यानी कि तीसरा आंसर है आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित में से 4 चरणों में होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए सही है? तो सबसे पहले आप जानते होंगे क्या करते हैं, उद्देश्य की स्थापना किया जाता है, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं, यानी बीच में विश्लेषण होगा, यानी CABD। ठीक है, CABD यानी डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा।
आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? तो प्रत्युत्तर ये त्रुटि, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, टूट गया लग रहा है क्वेश्चन नंबर कोई। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह चर जिसका हम एक मिनट, ठीक है, वह चर जिसका हम औसतांक माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं? ठीक है, तो मापन के प्रकार में आप चारों का नाम जानते होंगे, तो अंतराल मापनी इसका आंसर हो जाएगा। परम शून्य किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो अनुपातिक मापनी में पाया जाता है, बाकी ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? तो कौन सा विश्वविद्यालय आयोग का नहीं है? तो इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेजों का अनुदान आवंटन करना सही है, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना सही है, बौद्धिक संपदा को संरक्षण करना, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परीक्षण करना, यानी बी वाला आंसर, सी आंसर आपका सही है। ठीक है, देखिए सॉल्वर पेपर को हल करने से होता क्या है कि लगभग एग्जाम में 35 से 40% क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं, और एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस क्षेत्र से मुझे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आपकी क्या क्या तैयारी है, क्या क्या नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सालवर्ड के जितने भी पेपर हमने दिया है यूट्यूब पे, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर क्लास को शुरू करिएगा। पढ़ने का एक रूल भी होता है कि पढ़ने से पहले सिलेबस रटा होना चाहिए, आप जानते होंगे। जो लोग भी सिलेक्शन लेते हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले जो है सिलेबस को रट जाना चाहिए, एकदम याद कर जाना चाहिए, टू द पॉइंट ही पढ़ना चाहिए, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में जैसे प्रश्न आए होते हैं सॉल्वर को हल करना चाहिए, थियरी को कई बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से नोट्स बनाते हुए तब जो है पेपर को ध्यान से देना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या ये आता है कि जीएस पेपर में समान अध्ययन में आप कितना पढ़ें, इतना ब्रॉड क्षेत्र है, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए अगर कोई जहाँ भी जिस नोट से जिस बुक से आप पढ़ते हो उसके पूरे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेपण गलत है? तो देखिएगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये सही है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ये भी सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये भी सही है, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ये पी नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी यही गलत है, आंसर ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो सही है। ठीक है, ये आंसर आपका ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आने से पहले आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, और इस टेस्ट सीरीज में पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, यूनिट बाय टेस्ट, सॉल्वर्ड पेपर, वीडियो क्लासेस और प्रैक्टिस सेट, ये हम लोग जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट और वीडियो आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, कई जगह यूनिट होता है कि 5 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और यूनिट बाय टेस्ट दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करने के बाद टीम जो है इस पे लगी है और सभी प्रश्नों को तैयार कर रही है। नोट्स भी ऐसा नहीं कहीं से उठा के कहीं आपको दे दिया जाए, नोट्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आ सकता है, एक्सपर्ट लोग उसको बना रहे हैं, वो दिया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ऐसे इससे कम रेट में 1999 रेट है, लेकिन 999 में दिया जा रहा है। इतने कम रेट में तो आपको मार्केट में केवल टेस्ट पेपर ही मिलेगा, इतना कुछ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस संस्था के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, इस सर के ऊपर अगर बिलीव हो तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल ये संस्था खरा उतरेगा, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया जाता है और ईमानदारी में ही बरकत होती है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। आज का 20 हल हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चलिए ठीक है, इसको देखें, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। ठीक है, वह चर ये हो चुका था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर इस पे हम लोग आएंगे आज, ये ठीक है, ये हल हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इस पे नीचे 4 ईमेल के पते दिए गए हैं, इनमें से कौन से ईमेल के पते सही हैं? ठीक है, बताना आपको कौन सा सही है। तो ईमेल एड्रेस लगा के आपको दिया जाता है, ये मालूम है आपको, एक तो ऐसे दिया जाता है, यानी ये दोनों सही है, ये भी सही है, लेकिन ये लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी आंसर सही होगा, यानी बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका मतलब
WWW टिम बर्नर्स-ली यानी वर्ल्ड वाइड वेब को, और टिम बर्नर्स-ली को अभी सियोल शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया, याद रखिएगा। CPU कंट्रोल प्रोसेस यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ये आंसर गलत है, सेंट्रल यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है और ये बाकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलेगी? ठीक है, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। यानी कह रहा जो है अवशिष्ट पानी जो है प्रदूषित कर दिया जाएगा, दूषित कर दिया जाए तो इससे टाइफाइड या मियादी बुखार जो है हो जाएगा। याद रखिएगा, टाइफाइड या मियादी बुखार एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला बैक्टीरिया है। और मियादी बुखार हो जाए तो व्यक्ति के पाचन संबंधी दिक्कत हो जाता है, और यह जूठा खाने से भी होता है। और बाकी बीमारियां अलग अलग हैं, इसके भी विटामिन डी की कमी से होता है। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, और जो है ये मेन प्रोटोजोआ के कारण होता है। एनीमिया जो है यानी खून की कमी जो है, ये एनीमिया कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के में शामिल नहीं है? तो ये आपको बिल्कुल रटना होगा। ग्रीन हाउस गैस में परसेंटेज किस गैसों का है? इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन शामिल नहीं है। सबसे अधिक क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 2014 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ठीक है, तो अब 14 का प्रश्न तो नहीं आएगा, 14 का आंसर ये हो जाएगा, देखिएगा, लेकिन अब 22 आएगा, करंट का प्रश्न है 22। ठीक है, तो पूछेगा एक तो कि 2022 में किस देश ने जो है पर्यावरण दिवस की मेजबानी किया था? तो स्वीडन ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? स्वीडन ने किया था। और 2022 की थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ। मैं लिख दे रहा हूं इसको। 2022 में मेजबानी कौन करेंगे? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन। थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसका थीम था। ठीक है, पर्यावरण दिवस के विषय में आप जानते होंगे। अगर 22 में स्वीडन ने मेजबानी किया तो 21 में किसने किया? तो पाकिस्तान ने किया। तो 20 में किसने किया? तो कोलंबिया ने किया। 19 में किसने किया? चीन ने किया। 18 में किसने किया? तो भारत ने किया। और यही एग्जाम में आ सकता था है, प्लास्टिक हटाओ भारत की थीम पर्यावरण दिवस की थी कब? 2018 में। ठीक है, और 22 का आप याद रखिएगा, इससे अधिक एग्जाम में नहीं आता है। और सबसे पहले पर्यावरण दिवस किस देश ने मनाया था? तो वाशिंगटन में मनाया गया था, अमेरिका ने मनाया था 1974 में। लेकिन पर्यावरण दिवस बनाया जाएगा, इसकी देखरेख कौन करता है? UNEP करता है। और UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या देश की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है क्योटो, और वहाँ इसको मनाया गया था 1997 में, एक सम्मेलन हुआ था और ये प्रभावी हुआ 2005 में। और क्योटो प्रोटोकॉल है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु ये प्रयत्न करने के लिए एक समझौता था। यानी आंसर ये सही हो जाएगा। यानी क्योटो एक जगह है जापान में, याद रखिएगा, जापान में एक शहर है क्योटो, और यह 1997 में हुआ था। लेकिन प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ ये 2005 में। क्लियर है? अब प्रश्न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आप जानते होंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण, और पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण जो है, जो ग्लेशियर हैं या बर्फ के पहाड़ हैं या ध्रुवों पे जो बर्फ हैं वो पिघल रहे हैं। पिघल के कहाँ आ रहे हैं? वो जो है समुद्र में पिघल के पानी के रूप में आ जा रहे हैं, और समुद्र का सतह जो है उठ जा रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो सतह किनारे यानी समुद्र के किनारे जो स्थल हैं वो पानी में डूब जा रहे हैं, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ठीक है, लेखक कौन है? तो ये तो आसान प्रश्न है, गीत गोविंद जयदेव, याद रखिएगा। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। और जयदेव कौन है? 1200 ईस्वी, इतिहास में जब पढ़ेंगे तो 1200 ईस्वी के लगभग लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत में इसकी रचना किया था।
इन्होंने रति मंजरी नामक की भी रचना किया था। इनकी दो पुस्तक ज्यादा पूछता है, एक गीत गोविंद और रति मंजरी। याद रखिएगा 1200 ईस्वी के ये जो है संस्कृत के महाकवि थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। 1982 में जो है ये यामा पुस्तक पे इनको भारत का प्रथम महिला में हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। पुरुष की बात नहीं, पुरुष तो चिदम्बरा पुस्तक पे दिया गया था, ठीक है। महिला में महादेवी वर्मा को दिया गया। आधुनिक युग की मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। बाकी आप कोई, ठीक है, इसमें देखिएगा निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, कौन सा जोड़ा इसमें से कह रहा है सही है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, तो ये तो सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता करने के लिए एक सभा की स्थापना किया गया था 1870 में, पूना सार्वजनिक सभा का। और इसके जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, इसमें कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, ये थे, ठीक है। और इन्होंने रचना किया था 1870 में, और रनाडे थे 1870 में। इन्होंने सरकार और जनता के बीच में ये जो है तालमेल के लिए इसकी स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, आपको मालूम होगा, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू की स्थापना किया, ये भी आप जानते होंगे। और ब्रह्म समाज के नेता थे, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। वैसे ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, लेकिन आगे चल के ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म समाज होते हैं तो उनके जो है 1850 के लगभग केशव चंद्र सेन होते हैं, ठीक है। ये भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, तो ये आगे चलते वही पूछ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे BCD, तो BCD किस में आ जाएगा, इसमें आपको सही होगा। अभी जब लेक्चर मेरा आएगा ना, लेक्चर वाली क्लास आएगी, तो मैं तो अभी अपने मुंह से नहीं कुछ करना चाहूंगा, आएगा तो आप देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, और आपके दिमाग में बिल्कुल वो तथ्य इंपॉर्टेंट जो कंटेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एकदम आसानी से चिपका दूंगा, और उस सारे कंटेंट को जो है कुकर में सीटी बजा के आपको आराम से खिला दूंगा, आपको याद हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन है, तो आप जानते होंगे। तो नाइट्रोजन क्या परसेंट पाया जाता है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21%, तो CO2 कितना पाया जाता है, 0.0379%, और बाकी अन्य गैसें आर्गन क्रिप्टन पाई जाती हैं। तो इन दोनों को ही जोड़ दीजिएगा, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो यही अकेले 99% हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे इनका एक चचेरा भाई है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो अकेले 50% प्रदूषण फैलाता है और धीरे धीरे लोग का दम घुटता है, इसीलिए उसे दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आते हैं आज का आखिरी प्रश्न। अच्छा, एक बात और, मैं तो बोलता नहीं, आप देखेंगे बिल्कुल मैं चाहता हूं कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनका डाटा ना खराब हो, आपका समय ना बर्बाद हो। समाज के बिल्कुल उच्च वर्ग की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन आप लोग को लाइक कर देना चाहिए। एक वीडियो बनाने में समय लगता है, मेहनत लगता है, तो एक लाइक कर देना चाहिए और आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको ऐसे चाहिए तो एक चैनल हम लोग का है, वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, और नीचे लिंक में दिया गया, जिस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जो भी वीडियो बनाया जाता है उस पर एक वीडियो दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप सबको लाइक जरूर करना चाहिए। और आइए देखते हैं इसको। यहाँ आपको दो प्रश्न बताना चाहेंगे। ये क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के कच्छ वनस्पति, ठीक है, कच्छ वनस्पति प्रतिशत में गिरते हुए क्रम का, ये आंकड़ा, ये जब 15 का एग्जाम था तो कुछ और था, आज जो है 22 में, यानी जो 21 में रिपोर्ट आई थी वही 22 में भी चलेगी। तो इसका देखिएगा सबसे अधिक जो है केंद्र शासित कच्छ वनस्पति की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक याद देखिएगा, ये राज्यों की बात की जाए तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, याद देखिएगा प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे गुजरात पे, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार पे, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश में है, 9 की उड़ीसा में, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, और 6ठे नंबर पे उड़ीसा पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वनस्पति पाया जाता है। इसी समकालीन एक और पूछता है कि भारत में मूंगा द्वीप सबसे अधिक कहाँ है, तो लक्षद्वीप को मूंगा राज्य कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो खम्मात की खाड़ी गुजरात में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में, ये 4 जगहों पे जो है
मूंगा जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। और जिन लोगों को ये टेस्ट अगर लेना हो देख सकते हैं, टेस्ट में कुछ फ्री मैटर दिए गए हैं जैसे पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट। आप जाइए फ्री उसको टेस्ट दीजिए। आपको अच्छा लगे तो इस नंबर पे, जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बाएं साइड में, उस पर आप सिर्फ हेलो लिख के भेजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका लिंक चला जाएगा सॉफ्टवेयर का, और उसे इंस्टॉल करके जो फ्री कंटेंट है उसको आप देखिए। अच्छा लगे लीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को जो है देखते रहिए, एग्जाम तक आपकी सेवा में ये चैनल रहेगा। और उम्मीद है आप सब हाथ पैर धुल के पीछे पड़े होंगे, और मैं बिल्कुल नहा के इस जो है इस एग्जाम के पीछे पड़ा हूँ, और ये समय ही बताएगा आपको आने वाले दिनों में। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।